पेज नंबर 5.30 पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पे आना और इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट। अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से हमारा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का डिफरेंस जो है वो माइंड में क्लियर हो जाएगा। चलो जी पढ़ते क्या कहता है क्वेश्चन। एक मिनट देना जरा। चलो क्या कहता है क्वेश्चन। वूलमार्क लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट नेमली पी, क्यू एंड आर। क्या हो गया इसको, एक मिनट। तो वूलमार्क लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स नेमली पी, क्यू एंड आर। तो वूलमार्क लिमिटेड कोई कंपनी है जो 3 प्रोडक्ट्स बनाती है, पी, क्यू एंड आर, ठीक है। द डेटा रिलेटिंग टू अ पीरियड आर एज अंडर। क्या डेटा दे रखा है? तो देखो प्रोडक्ट पी है, प्रोडक्ट क्यू है, प्रोडक्ट आर है। तो उसने बता रखा है मशीन आवर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए कितना मशीन आवर लगता है। पी में 10 घंटे लगते हैं, क्यू में 18 घंटे लगते हैं, आर में 14 घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने के लिए। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए कितना लेबर आर लगता है। पी में 4 घंटे लगते हैं, क्यू में 12 घंटे लगते हैं, आर में 8 घंटे लगते हैं। फिर आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रहा है पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में कितना डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट आता है, 90, 80 एंड 120। फिर वो टोटल यूनिट्स बना रहा है कि टोटल कितने यूनिट्स हमारे प्रोड्यूस हुए। उसने एक पीरियड की इंफॉर्मेशन दी थी रिलेटिंग टू अ पीरियड, तो इस पीरियड में बता रहा है कि हमने टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करे। पी के 3000 यूनिट प्रोड्यूस करे, क्यू के 5000 यूनिट प्रोड्यूस करे, आर के 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करे, ठीक है। अच्छा, द कंपनी currently uses traditional costing methods and absorbs all production overheads on the basis of machine hours। तो क्या कह रहा है, अभी हम लोग अपना अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं, जिसमें हम सारे खर्चे को मशीन आवर बेसिस में बांटते हैं। और द मशीन आवर रेट ऑफ ओवरहेड इज ₹6 पर आवर। तो ये भी उसने निकाल के दे दिया कि अपने ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के हिसाब से मशीन आवर रेट है ₹6 पर आवर। हर घंटे पे ₹6 का ओवरहेड हमें लगाना है। डायरेक्ट लेबर आर रेट इज ₹20 पर आवर। तो उसने ये लेबर कॉस्ट का, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालने के लिए आपको डायरेक्ट लेबर आर रेट भी दे रखा है, ठीक है। अच्छा, द कंपनी प्रपोजेस टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। अब कंपनी कह रही है कि यार ये पुराने जमानों का मेथड नहीं यूज करेंगे, अब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज करेंगे। एंड द एक्टिविटी एनालिसिस इज एज अंडर। देखो, तो कह रहा है एक बैच में कितने यूनिट्स बनते हैं, है ना, बैच में प्रोडक्शन होती होगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि इसका, ऐसा तो है नहीं ना कि हमने किसी पीरियड में 3000 यूनिट बनाए तो वो एक बार में बना दिए होंगे, अलग अलग बैच में बनाए होंगे, अलग अलग लेवल स्टेजेस पे बनाए होंगे। तो एक बैच में कह रहा है पी के 150 यूनिट बनते हैं, क्यू के 500 यूनिट बनते हैं और आर के 1000 यूनिट बनते हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पर बैच, ध्यान से पढ़ना, पर बैच, पर बैच हमें कितने परचेज ऑर्डर यूज करने पड़ते हैं, कितने परचेज ऑर्डर्स निकालने पड़ते हैं। पी में हमें 3 निकालने पड़ते हैं, क्यू में हमें 10 निकालने पड़ते हैं, आर में हमें 8 निकालने पड़ते हैं। फिर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, हमें एक बैच में कितनी इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, एक बैच जब बनता है तो कितनी उसमें इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। पी में हमें 5 इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, क्यू में हमें 4 इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, आर में हमें 3 इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, ठीक है। फिर देखो, तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एनालाइज्ड एज अंडर। तो वो कह रहा है कि आपका जो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड जितने भी रुपए का आएगा, ये मुझे अभी पता नहीं है, ये अभी मुझे नहीं पता, बट टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड जो टोटल जितना भी रुपीस में आएगा उसको कैसे कैसे बांटना है। टोटल ओवरहेड का 20% जो खर्चा है वो मशीन सेटअप का खर्चा है, 30% खर्चा मशीन ऑपरेशन का खर्चा है, 40% खर्चा इंस्पेक्शन का खर्चा है, और मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड जो खर्चा है वो 10% है। तो बेसिकली वो टोटल ओवरहेड जो भी आएगा उसको बांट रहा है, उसको बता रहा है कि उसको कैसे कैसे आपको बांटना है। 20% ऑफ टोटल ओवरहेड आपको मशीन सेटअप कॉस्ट में डालना है, 30% ऑफ टोटल ओवरहेड आपको मशीन ऑपरेशन कॉस्ट में डालना है, 40% ऑफ टोटल ओवरहेड आपको इंस्पेक्शन कॉस्ट का मानना है,
और 10% ऑफ टोटल ओवरहेड आपको मटेरियल प्रोक्योरमेंट का खर्चा मानना है। ठीक है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखना, कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। आपको क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो पहले मेन रिक्वायरमेंट समझ लो, आपको मेन कहां है, आपका अल्टीमेट गोल कहां है, आपका अल्टीमेट पड़ाव क्या है? आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अब्सॉर्बिंग। मतलब अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग जब यूज हो रहा है तो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करके मेरा कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड रिक्वायरमेंट में भी क्या निकालना है आपको? कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अगेन आपको हर प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, बट अब क्या आपको यूज करना है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आपको क्या यूज करना है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई। आपको आपको अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करके भी कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके भी कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। चलो तो ये क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने क्या मांगा है? उसने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करके बोला है कि आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दिखाओ। चलो तो लिखो यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो तीन प्रोडक्ट्स हैं, पी, क्यू एंड आर। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल है, तो डायरेक्ट मटेरियल उसने कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्टली दे ही रखी है। पी की है 90, क्यू की है 80, आर की है 120। ठीक है, तो ये है सब कुछ इन रुपीस। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट लेबर नेक्स्ट होता है आपका डायरेक्ट लेबर। तो उसने डायरेक्ट लेबर रेट दे रखा है, ये कैसे निकालूंगा मैं? तो ये लिख लेता है ब्रैकेट में। उसने ये बता रखा है कि कितना डायरेक्ट लेबर आर लगता है पर यूनिट, और फिर उसने लेबर कॉस्ट पर आवर भी दे रखी है ना? तो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? लेबर कॉस्ट पर यूनिट। राइट, तो अगर मैं पी की बात करूं तो पी में उसने बोल रखा है कि एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं, और लेबर कॉस्ट पर यूनिट उसने 20 रुपए दे रखी है, तो टोटल आ गया कितना? 80। सिमिलरली क्यू में उसने बोल रखा है एक यूनिट बनाने को 12 लेबर आवर्स लगते हैं, और लेबर कॉस्ट तो वही है 20 रुपए। तो ये आ गया क्यू का, कितना आ गया? 240। और आर में उसने बोल रखा है एक यूनिट बनाने को कितना लेबर आवर लगता है? 8 घंटे लगते हैं, और कॉस्ट वही है 20 रुपए पर आवर, तो टोटल हो गया 160। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट लेबर। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड उसके लिए उसने बोल रखा है कि आप मशीन आर बेसिस लो, और मशीन आर का उसने रेट ले रखा है, उसने मशीन आर का रेट दे रखा है। तो ये मैं निकाल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं मशीन आवर्स पर यूनिट इंटू कितना रुपीस है? इंटू रुपीस पर आवर, इंटू रुपीस पर आवर। तो अगर मैं पी की बात करूं, उसने एक यूनिट बनाने को मशीन आवर कितना दे रखा है? 10 आवर दे रखा है, और रेट पर आवर उसने बता रखा है ओवरहेड का 6 रुपए, तो ये आ गया 60। सिमिलरली क्यू में उसने एक यूनिट का मशीन आवर बता रखा है 18 आवर्स, रेट तो वही है 6 रुपए, तो ये कितना आ गया? ये आ गए 108। फिर उसने आर में मशीन आर कितना बता रखा है पर यूनिट? 14 आवर्स बता रखा है, और रेट है आपका 6 रुपए।
तो 14 इंटू 6 ये आ गया 84। बस, तो अब आप सबको जोड़ दो, तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट 170 60। ये आ रहा है 230, 320 प्लस 108, ये आ रहा है 428, 280 प्लस 84, तो ये आ रहा है 364। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर ये समझ आ गया है तो ये तो सिंपल था। अब हम यूज करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको यहां पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। असली मेहनत आपको यहीं करनी है। ठीक है, हमारा चैप्टर भी तो यही है, मेन तो हमें यही सीखना है, तो यही मेहनत हमें यहां पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कुछ हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट कैलकुलेशन करो मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बैचेस। नंबर ऑफ बैचेस की कैलकुलेशन करते हैं। बहुत लॉजिकल, बहुत कॉमन सेंस वाला सारी बातें होंगी यहां पे हमारी। तो पी क्यू आर, तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बता रखा है सवाल ने हमें, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो पी का उसने बता रखा है 3000 यूनिट्स, क्यू का उसने बता रखा है 5000 यूनिट्स, आर का उसने बता रखा है 20,000 यूनिट्स। ठीक है, फिर उसने ये भी बता रखा है बैच साइज। बैच साइज बता रखा है। बैच साइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स पर बैच, नंबर ऑफ यूनिट्स पर बैच। तो ये कितना उसने बता रखा है? पी का बता रखा है 150, क्यू का बता रखा है 500 और आर का बता रखा है 1000। ठीक है, तो मुझे टोटल यूनिट्स पता है, मुझे हर बैच में ये पता है कितने यूनिट होता है, तो इससे मैं निकाल सकता हूं नंबर ऑफ बैचेस। नंबर ऑफ बैचेस में निकाल सकता हूं, सिंपल है ना। कैसे निकालूंगा? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय बैच साइज। भाई अगर पी की अगर मैं बात करूं, टोटल मैं 3000 यूनिट्स बना रहा हूं और हर बैच पे 150 यूनिट्स होते हैं, तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरे नंबर ऑफ बैचेस कितने होंगे। आई थिंक 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, मतलब 20 बैचेस में मैंने प्रोडक्शन करी होगी, तब मेरे 3000 यूनिट्स बने होंगे। सिमिलरली क्यू में आ जाएगा 10 और आर में भी आ जाएगा 20, आर में भी आ जाएगा 20। सिंपल हो गई। तो फर्स्ट कैलकुलेशन क्लियर। सिमिलरली सेकेंड कैलकुलेशन में आओ। सेकेंड कैलकुलेशन करोगे आप, हाँ अच्छा एक बात इसमें लिखो, एक बात लिख लेना, पहले लिख लेना, आगे समझ आ जाएगा क्यों लिखवा रहा हूं। स्टार डाल के लिखो, वी विल हैव, वी विल हैव टू set up, we will have to set up the machine before starting with each batch। तो सिंपल बात है, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने एक बैच बनाया, मैंने बैच नंबर 1 बना लिया, काम खत्म हो गया। अब बैच नंबर 2 स्टार्ट करने के लिए मुझे अपने मशीन को सेटअप करना पड़ेगा, वापस से तैयार करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस करने के लिए, है ना। फिर मैं बैच नंबर 2 बना लूंगा, फिर मैं बैच नंबर 3 पे आया, मुझे दोबारा से अपनी मशीन को फिर से सेटअप करना पड़ेगा, फिर तैयार करना पड़ेगा, वापस से पूरा अपना प्रोसेस करने के लिए। तो बस यही बात मैं लिखवा रहा हूं कि हर नए बैच स्टार्ट करने से पहले मुझे अपने मशीन को सेटअप करना पड़ेगा। देयरफॉर, देयरफॉर we can say number of batches is equal to number of setup। अगर मैं कह रहा हूं हर बैच के लिए मुझे
नया सेटअप करना पड़ रहा है तो पर बैच मुझे एक सेटअप करना पड़ रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ बैचेस मैं बोल सकता हूं बराबर है नंबर ऑफ सेटअप से, है ना। जितने नंबर ऑफ बैचेस होंगे उतने ही मेरे नंबर ऑफ सेटअप होंगे। तो बस ये बात आपको लिख लेनी है, आगे इसका यूज आएगा, बस इसलिए अभी यहां पे लिखवा दिया। ठीक है, आगे भी लिख सकते थे बट मैंने आपको यही लिखवा दिया ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए। अब आ जाओ सेकेंड कैलकुलेशन में। तो लिखो, सेकेंड में लिखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स and number of inspections, number of purchase orders and number of inspections। चलो P Q R। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ बैचेस निकाल लिए, कितने नंबर ऑफ बैचेस हैं ये हमने निकाल दिया। तो P में कितने नंबर ऑफ बैचेस निकाले हमने 20, Q में 10 और R में भी 20, ये मेरे नंबर ऑफ बैचेस हैं। अब पीओज उसने बोल रखा है, परचेज ऑर्डर्स को शॉर्ट में हम लोग पीओज बोल देंगे। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग पीओज बोलते हैं। तो उसने नंबर ऑफ पीओज पर बैच बता रखा है, कितना कितना बता रखा है 3, 10 और 8। तो वही बात है भाई, सिंपल मैथमेटिक्स। मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ बैचेस बता दिए और मैंने हर बैच में कितने नंबर ऑफ पीओज होते हैं ये बता दिया। तो सिंपल है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इससे मेरा टोटल नंबर ऑफ पीओज आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ पीओज मुझे बनाने पड़े, है ना। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पीओज मुझे पता लग गए। कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ बैचेस इंटू पीओज पर बैच। ठीक है, तो P में आ गया 60, Q में आ गया 100, R में आ गया 160। सिमिलरली, अच्छा इसका टोटल भी कर लो, साथ साथ टोटल भी देख लो कि टोटल नंबर ऑफ पीओस कितने हो गए। टोटल नंबर ऑफ पीओस कितने हो गए तीनों के मिला के 160 और 320 पीओस। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली आपको बता रखा है सवाल ने नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पर बैच, कितना कितना बता रखा है 5, 4, 3। ठीक है, तो देयरफॉर इससे मुझे पता लग जाएगा टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस कि टोटल मेरे पास या टोटल मेरे को कितनी इंस्पेक्शंस करनी पड़ी। अगेन वही फंडा मैंने आपको बता दिया, पी में अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ बैचेस 20 है और हर बैच में 5 इंस्पेक्शंस करनी पड़ती है, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पता लग जाएगा, है ना। तो कैसे निकालूंगा, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, अगेन वही नंबर ऑफ बैचेस इंटू इंस्पेक्शंस पर बैच। ठीक है, तो 20 इंटू 500, 10 इंटू 440 और 20 इंटू 360। ठीक है, तो टोटल क्या आ गया ये, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस कितनी होगी सारी मिला के 200। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन सारी हमारी आगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए यूज होगी। ठीक है, ओके, तो ये सेकेंड कैलकुलेशन हो गई मेरी क्लियर। अब थर्ड कैलकुलेशन में आओ, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स एंड ओवरहेड्स। चलो अब ये कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, P Q R। तो सवाल ने हमें मशीन आवर पर यूनिट बता रखा है, कितना कितना बता रखा है P में बता रखा है 10, Q में बता रखा है 18, R में बता रखा है 14। फिर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड भी बता रखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन यूनिट्स बता रखा है,
P में है 3000, Q में है 5000, R में है 20,000। तो देयरफॉर मुझे इससे पता लग जाएगा टोटल मशीन आवर्स। टोटल मशीन आवर्स मुझे पता लग जाएंगे। कैसे पता लगेंगे? वही मशीन आवर्स पर यूनिट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट से, तो इससे मुझे क्या पता लग जाएगा? टोटल मशीन आवर्स मुझे पता लग जाएंगे कि पी में 3000 मशीन आवर्स हुए, क्यू में कितने हुए? 90,000 आ रहा है शायद, नहीं 9,000, 90,000, 3,000 नहीं 30,000, 30,000। क्यू में हुए 90,000 और आर में हुए 2,80,000। तो टोटल मशीन आवर्स कितने हो गए? टोटल मशीन आवर्स कितने हो गए? 1,20,000 और ये 4,00,000, 4,00,000 आवर्स। अच्छा, अब सवाल में आपको ओवरहेड्स की टोटल फिगर तो बता नहीं रखी थी, ओवरहेड्स की टोटल फिगर्स तो बता नहीं रखी थी, तो अब आप टोटल निकाल सकते हो। तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे कितने? कैसे निकालोगे? अब आपके पास एक ही तरीका है भाई, या तो सवाल ने दे दिया होता तो बहुत अच्छी बात होती, अब सवाल ने दिया नहीं, तो अब हमारे पास क्या बेसिस रहा? अब मुझे पता लग गया कि मेरे पास टोटल मशीन आवर्स मेरी फैक्ट्री में लगे 4,00,000 आवर्स, और हर घंटे पे कितने रुपए का ओवरहेड होता है? 6 रुपए का। तो इससे मुझे क्या पता लग गया? इसका मतलब मेरे टोटल ओवरहेड्स कितने रहे होंगे? 24 लाख रुपए, 24 लाख। ठीक है। अच्छा, अब आपको इस टोटल ओवरहेड का ब्रेकअप भी दे रखा है ना? इस टोटल ओवरहेड का उसने ब्रेकअप दे रखा है चार खर्चों में, चार खर्चों में उसने टोटल ब्रेकअप दे रखा है ना? तो मशीन सेटअप कॉस्ट दे रखी है उसने, मशीन सेटअप कॉस्ट, ये कितने परसेंट उसने बोली? 20%। तो 24 लाख का 20% कितना आ गया? 4,80,000 शायद, 4,80,000। फिर और क्या दे रखा है उसने आपको? मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, ये कितना परसेंट दे रखा है? 30%। तो 24 लाख का 30%, 7,20,000। फिर उसने अगला खर्चा दे रखा है इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये कितना परसेंट बोल रखा है? 40%। तो 24 लाख का 40%, यार 9,60,000। और लास्ट आपको दे रखा है मटीरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, ये है 10%। 24 लाख का 10%, दैट इज 2,40,000। तो इस प्रकार से आपको सारे खर्चे पता लग गए कितने हो गए, है ना? चारों खर्चे आपको पता लग गए कितने हो गए। अच्छा, अब एक बार जरा अपने आप से हम लोग इसके कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि सारे खर्चे, अभी तक हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सारा खर्चा मशीन आर बेसिस पे बांट रहे थे, अब हमें यूज करना है हमें यूज करना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यानी कि अब मुझे सारे खर्चे, अब मुझे सारे खर्चे जो है रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटने पड़ेंगे, है ना? तो अब ये कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करते हैं कि इन खर्चों के लिए क्या कॉस्ट ड्राइवर होगा। फटाफट से, मशीन सेटअप के लिए क्या कॉस्ट ड्राइवर बेस्ट है? नंबर ऑफ सेटअप्स, कितनी बार मैंने सेटअप किया। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट के लिए कितना, क्या कॉस्ट ड्राइवर होना चाहिए? भाई मशीन चली तो ये तो डायरेक्टली मशीन के आवर से रिलेटेड है, भाई जितने ज्यादा घंटे काम करेगी मशीन उतने ज्यादा उसके ऑपरेशन के खर्चे होंगे। फिर अगला है इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट के लिए क्या कॉस्ट ड्राइवर सही है? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, भाई जितने नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ज्यादा होंगे उतनी मेरी इंस्पेक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी। और लास्ट है मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, तो मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए, खरीदने के लिए हम लोग क्या इशू करते हैं? हम लोग परचेज ऑर्डर्स इशू करते हैं, तो इसलिए इसका रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर क्या बन गया? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। तो ये इसके कॉस्ट ड्राइवर मैंने आइडेंटिफाई कर दिए।
एक मजे की बात यह है कि नंबर ऑफ सेटअप्स मेरे को डायरेक्टली नहीं गिवन क्वेश्चन में, ना ही मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में जिससे मैं निकाल पाऊंगी नंबर ऑफ सेटअप्स कितना है। इसलिए मैंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट बना दिया, मैंने एक सिंपल लॉजिक लगाया, है ना। मैंने बोला भाई जितनी बार मशीन को जितनी बार मैं नया बैच स्टार्ट करूंगा उतनी बार मेरा मशीन का सेटअप होगा। इसलिए मैंने क्या बोल दिया था, अगर अब आप ऊपर जाके देखो जो मैंने लिखवाया था, मैंने एक फंडा बना दिया था कि भाई नंबर ऑफ बैचेस जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ मेरे सेटअप होंगे, क्योंकि हर बैच के लिए, हर नए बैच के लिए मुझे दोबारा सेटअप करना पड़ता है अपनी मशीन को। इसलिए जितने नंबर ऑफ बैचेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ सेटअप होंगे। अकॉर्डिंगली इवन दो लॉजिकली बेसिस तो नंबर ऑफ सेटअप है, बट डायरेक्टली मेरे पास नंबर ऑफ सेटअप तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको यूज कर लूंगा दैट इज नंबर ऑफ बैचेस के हिसाब से। तो जितने नंबर ऑफ बैचेस हैं उतने ही नंबर ऑफ सेटअप है, अकॉर्डिंगली मैं इसको नंबर ऑफ बैचेस के हिसाब से बांट दूंगा। ठीक है, तो अब यही काम मेरे को करना है ना। तो अब नेक्स्ट करो, ये हमारी कौन सी नंबर ऑफ कैलकुलेशन थी, तीसरी नंबर ऑफ कैलकुलेशन थी। तो अब फोर्थ कैलकुलेशन पे आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। मैंने आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट के बारे में बताया था, तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ड्राइवर रेट। ठीक है, आओ तो हम कॉस्ट लेंगे, अमाउंट का कॉस्ट का लेंगे, उसका कॉस्ट ड्राइवर लेंगे। कॉस्ट ड्राइवर क्या है ये आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फिर हम डायरेक्टली निकाल लेंगे कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर ऊपर वाली बात हमने आइडेंटिफाई कर ली तो अब तो सारी बात इजी हो गई। जैसे सबसे पहले मैंने लिया मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट। तो मशीन सेटअप कॉस्ट टोटल है कितनी, मैंने ऊपर निकाल ली 4,80,000। इसका कॉस्ट ड्राइवर मैंने क्या बोला, वैसे तो नंबर ऑफ सेटअप्स होता है, बट क्योंकि ये मेरे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, दैट इज नंबर ऑफ बैचेस। ठीक है, तो रेट निकाल लेते हैं। टोटल है 4,80,000 का खर्चा, और टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बैचेस मैंने ऊपर निकाले थे शायद, देखो एक बार। मैंने टोटल नंबर ऑफ बैचेस शायद नहीं निकाले थे, तो वैसे ऊपर अगर जाके देखोगे तो इसका अगर टोटल करोगे यहां पे, तो टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितने आ गए थे मेरे वैसे पूरे मिला के 50। ठीक है, तो टोटल खर्चा इन 50 बैचेस पे हो रहा है, तो पर बैच कितना खर्चा हो गया निकाल लो। तो ये कितना आ गया, ये आ रहा है 9600 रुपीज पर बैच। ठीक है, तो ये मेरा खर्चा हो गया। बिल्कुल सेम वे में सेकंड खर्चे पे आओ। सेकंड खर्चा आपका मशीन ऑपरेशन कॉस्ट। तो टोटल कितना कॉस्ट निकाला हमने, 7,20,000। और इसका हमने क्या कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई किया, मशीन आवर्स। तो वही है, अब रेट निकाल लो। टोटल खर्चा है 7,20,000 का, डिवाइड किससे करूंगा, टोटल मशीन आर से डिवाइड करूंगा। और टोटल मशीन आर मेरी कितनी आई थी, 4 लाख। टोटल मशीन आर कितनी आई थी मेरी, 4 लाख, ऊपर निकाल चुका। तो इसको मैं 4 लाख से डिवाइड कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 1.8 रुपीज पर आवर। तो ये आ गया 1.8 पर मशीन आवर। ठीक, थर्ड थर्ड खर्चा थर्ड खर्चा है आपका इंस्पेक्शन कॉस्ट। अमाउंट कितना निकाला मैंने इंस्पेक्शन कॉस्ट का, 9,60,000। 9,60,000। कॉस्ट ड्राइवर क्या है मेरा, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लेते हैं। तो टोटल खर्चा है 9,60,000 का, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से डिवाइड करूंगा। और ये मैंने ऊपर निकाल दिया था, अगर ऊपर आओगे तो टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितनी निकाली थी मैंने, 200। तो इसको डिवाइड कर दो 200 से, तो कितना आ गया, 960 डिवाइड बाय 200, तो ये आ गया
4800 रुपीज पर इंस्पेक्शन, 4800 पर इंस्पेक्शन। ठीक। फोर्थ है आपका मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट मैंने कितनी निकाली थी? 2,40,000, 2,40,000। और कॉस्ट ड्राइवर मैंने बोला था नंबर ऑफ पीओस, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, जिसको शॉर्ट में बोल दिया पीओस। ठीक है, तो रेट निकाल लेते हैं, क्या आएगा? 2,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीओस। तो नंबर ऑफ पीओस कितने निकाले थे हमने? ऊपर दिखा लेते शायद, 320 निकाले थे। तो कॉस्ट पर पीओ निकल गया कितना? ये आ रहा है 750 पर पीओ। कॉस्ट आ गई मेरी 750 पर पीओ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलो, अब वंस हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, अब हम लोग अपनी फाइनल कैलकुलेशन पे आ सकते हैं। बट बिफोर मैं फाइनल कैलकुलेशन पे आऊं, मैं एक बार दोबारा से आपको दिखाना चाहता हूं कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या फर्क हो गया। जब मैंने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज की थी तो मैंने खर्चे को तोड़ा नहीं था, मैंने सारे खर्चे को एक साथ ले लिया था और एक सिंगल रेट ले लिया था मैंने, मशीन आर रेट, है ना। अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने मशीन आर रेट सिर्फ एक जगह यूज किया, यहां पे एक खर्चे के लिए मैंने सिर्फ मशीन आर यूज किया, बाकी खर्चों के लिए मैंने रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली एक रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला, है ना। ये नहीं कि आंख बंद करके सारे खर्चे मैंने मशीन आर के बेसिस में बांट दिया, नहीं, मैंने हर खर्चे के लिए रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई किया और अकॉर्डिंगली एक कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लिया। ठीक है, तो ज्यादा लॉजिकल इसलिए कहते हैं ये मेथड है, ज्यादा एक्यूरेट होता है, यहां पे खर्चे का जो बंटवारा होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो चलो अब फाइनली अपनी मेन कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। चलो, तो थोड़ी यहां पे जगह ज्यादा छोड़ना पहले कॉलम में, पी क्यू आर। चलिए, तो पहले तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, यहां तो कोई फर्क नहीं है भाई, जो फर्क आएगा वो तो ओवरहेड्स में आएगा, है ना। मटेरियल लेबर में तो कोई चेंज नहीं है, तो ये मैं ऊपर से कॉपी कर सकता हूं। तो डायरेक्ट मटेरियल तो दे ही रखा था, कितना दे रखा था? 90, 80, 120, 90, 80 और 120। और डायरेक्ट लेबर भी मैंने ऊपर की कैलकुलेशन में निकाल दिया था, अगर मैं वापस से ऊपर आऊं बिल्कुल, तो कितना निकाला था मैंने डायरेक्ट लेबर? 80, 240, 160, 80, 240, 160। तो ये तो एज इट इज लिख देता हूं, 80, 240, 160। चलो, तो डायरेक्ट लेबर आ गया। अब आ गया हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब यहीं पे सारा खेल होगा, तो एक एक करके हमें पर यूनिट कैलकुलेशन करनी। ध्यान रखना, अब हम पर यूनिट की कैलकुलेशन करेंगे सारी खर्चों की। तो कैसे करेंगे, बड़े आराम से देखना। पहला है आपका मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट, है ना। तो यहां पे हमने जो रेट निकाला वो क्या निकाला, हमने कॉस्ट पर सेटअप निकाला या कॉस्ट पर बैच निकाला, हमने कॉस्ट पर बैच निकाला। अब मेरे को यहां चाहिए कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर बैच को मेरे को कॉस्ट पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो मैं कैसे करूंगा, तो कॉस्ट पर बैच मेरी ये है ना, इसको मैं नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जब ये मेरा टोटल आ जाएगा, इससे मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, किससे? कॉस्ट पर बैच को नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मैं नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूंगा।
सॉरी बैच साइज से इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। एक मिनट, ऐसे नहीं आएगा ना, कुछ गड़बड़ हो रही है। एक मिनट, दोबारा से लिखते हैं इसको। तो देखो मेरे पास कॉस्ट पर बैच है, कॉस्ट पर बैच में निकाल चुका। हाँ देखो ना, सही बात है, मैं कॉस्ट पर बैच निकाल चुका। और मुझे पता है हर बैच में कितने बैच का साइज होता है हर प्रोडक्ट के लिए। तो सिंपली कॉस्ट पर बैच को मैं बैच साइज से डिवाइड कर दूंगा, है ना। इतना बड़ा मैं पता नहीं क्या कर रहा था, सिंपल है। कॉस्ट पर बैच है मेरे पास, मतलब एक बैच की मुझे पास कॉस्ट है, और हर बैच में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है ये भी मुझे पता है। तो अगर मैं कॉस्ट पर बैच को नंबर ऑफ यूनिट्स पर बैच से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, है ना। तो बस अब यही कैलकुलेशन कर लेते हैं, राइट। तो कॉस्ट पर बैच कितनी निकाली मैंने, मशीन सेटअप में निकाली थी मैंने 9600 रुपीज। 9600 रुपीज मेरी कॉस्ट पर बैच है ना। और पी का बैच साइज कितना है, 150 है। सिमिलरली यहां पे भी 9600 कॉस्ट पर बैच है, और बैच साइज कितना है, 500। और यहां पे भी 9600 है टोटल कॉस्ट पर बैच, और हर बैच में कितने यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स है। तो बस आ गया मेरा आंसर। तो कर लेते हैं ये 9600 डिवाइड बाय 150, तो ये आ रहा है 64। 9600 डिवाइड बाय 500, तो ये आ रहा है 19.2। 9600 डिवाइड बाय 1000, तो ये तो 9.6 आएगा, 9.6। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सिमिलरली सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या खर्चा है आपका, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, अब आपके पास ये खर्चा क्या है, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट जो हमने निकाला, ये हमने कॉस्ट पर आवर निकालना, ये हमने कॉस्ट पर आवर निकाला। अब इसको हमें कॉस्ट पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगा मैं, तो मेरे पास कॉस्ट पर आवर है, हर घंटे में कितनी कॉस्ट होती है ना। और मेरे को यह भी पता है कि मशीन आवर पर यूनिट कितना लगता है, एक यूनिट में कितने मशीन आवर लगते हैं मेरे को यह पता है, और मुझे हर घंटे के कितना कॉस्ट है ये पता है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ऑपरेशन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो आओ इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। तो कॉस्ट पर आवर कितना, 1.8 निकाला था हमने, शायद 1.8 निकाला था। ठीक है, तो पी की बात करूं तो पर आवर कॉस्ट है 1.8, और हर यूनिट में कितने घंटे लगते हैं, कितने मशीन आवर लगते हैं, 10। तो ये कितना आ गया, 18। सिमिलरली क्यू में आओ, मशीन क्यू, प्रोडक्ट क्यू में आओ। कॉस्ट पर आवर है 1.8, और पर यूनिट कितना मशीन आवर लगता है क्यू में, 18। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 32.4। और क्यू की बात करूं, सॉरी आर की बात करूं, तो रेट पर आवर है 1.8, और हर यूनिट में कितने मशीन आवर लगते हैं, 14। तो ये कितना आ जाएगा, 25.2। 25.2। ठीक, चलो थर्ड। थर्ड खर्चा है इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट, है ना। तो अगेन मेरे पास है कॉस्ट पर इंस्पेक्शन, कॉस्ट पर इंस्पेक्शन, और फिर मेरे पास ये भी पता है मुझको कि पर बैच कितने इंस्पेक्शन होते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा मैं, कॉस्ट पर इंस्पेक्शन मुझे पता है ना। और मेरे को पता है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने होते हैं पर बैच। तो ये एक बैच की इंस्पेक्शन कॉस्ट आ गई। जब मैंने कॉस्ट पर इंस्पेक्शन को नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास एक बैच की इंस्पेक्शन कॉस्ट आ गई। और पूरे बैच की इंस्पेक्शन कॉस्ट को अगर मैं बैच साइज से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी।
ठीक है, तो पहले पूरी बैच की मैंने इंस्पेक्शन कॉस्ट निकाल ली, उसको मैंने बैच साइज से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ठीक है, चलो तो कॉस्ट पर इंस्पेक्शन कितनी निकाली थी मैंने, फिर से ऊपर जाके देखना पड़ेगा, 4800 तो 4800 कॉस्ट पर इंस्पेक्शन थी। नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पर बैच कितना है, 5 है, और बैच साइज कितना है इसका, 150। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप सो। तो ये कितना आ रहा है, 160। सिमिलरली क्यू में आओ, 4800 पर इंस्पेक्शन की कॉस्ट है, और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच कितना दे रखा है इसका, 4। तो ये मेरे पास पूरे बैच की कॉस्ट आ गई। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ बैच साइज से, 500 से, तो मेरे पास पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। तो 4800 4 डिवाइड बाय 500, तो ये कितना आ रहा है, 38.4। ठीक है, और लास्टली सिमिलरली आर के लिए भी यही कर लो, तो 4800 इंटू नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच कितना है, 3, और बैच साइज कितना है, 1000। चलो तो ये भी आ जाएगा 14.4। ठीक है, बिल्कुल सेम वे में, डिट्टो सेम वे में हम लोग मटेरियल प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट भी बांट सकते हैं। हम लोग मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी बांट सकते हैं। वही बात है, मेरे पास कॉस्ट पर पीओ है, मेरे पास कॉस्ट पर पीओ है ना, और मुझे ये भी पता है पीओ पर बैच कितना होता है, एक बैच में कितने पीओ बनते हैं। तो मेरे पास एक पूरी बैच की पीओ की कॉस्ट आ जाएगी, या मटेरियल प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, फिर से वही बैच साइज से। तो पहले मैंने मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पूरे एक बैच की निकाली, फिर मैंने उसको बैच साइज से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ गया यूनिट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, सिंपल। आओ तो बस ये कैलकुलेशन करते हैं। तो कॉस्ट पर पीओ कितनी थी, कॉस्ट पर पीओ हमने कितनी निकाली थी, 750, 750। तो 750, और पीओ पर बैच कितना दे रखा है, 3 दे रखा है पी के केस में, और बैच साइज तो वही 150 है ना। सिमिलरली यहां पे भी 750 पर पीओ है खर्चा, और पीओ पर बैच आपको दे रखा है 10, और यहां पे बैच साइज कितना है, 500 है, और आर में 750 इंटू पीओ पर बैच कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, डिवाइड कर देंगे बैच साइज से, दैट इज 1000। चलो इंटू 3 डिवाइड बाय 150, तो इसका आ रहा है 15, इसका भी शायद आ रहा है 15, और आर का कितना आ रहा है, आर का आ रहा है 6। ठीक है, बस अब मैंने सारी कॉस्ट ले ली पर यूनिट, अब सबको बस जोड़ दूंगा तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगी टोटल। ठीक है, मैंने सारे खर्चे ले लिए पर यूनिट, सारी कॉस्ट निकाल ली पर यूनिट, तो अब सबको जोड़ दो, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, तो बस ऐड कर दो, ऊपर से ऐड करते हुए आ जाओ, 90 प्लस 80 प्लस 64 प्लस 18 प्लस 160 प्लस 15, तो इसका आ रहा है 427। ठीक है, क्यू की बात करो तो ऐड करते हो, चलो नीचे से कर लेते, 15 प्लस 38.4 प्लस 32.4 प्लस 19.2 प्लस 320, तो इसके आ गई 425, और इसकी 6 प्लस 14.4 प्लस 25.2 प्लस 9.6 प्लस 280, इसकी कितनी आ गई, 335.2, 335.2, तो ये आ गया मेरा आंसर। अच्छा, हो सकता है आपको लगे सर ये जो हमने ओवरहेड्स निकाले पर यूनिट, ये निकालने में कंफ्यूजन आ रही है, तो इसका कोई और तरीका नहीं हो सकता, है ना, जो मैंने हर ओवरहेड को पर यूनिट में कन्वर्ट किया, इसमें हो सकता है आपको दिक्कत आए, कंफ्यूजन आए,
तो अगर ऐसा है तो आपके पास एक और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, तो ऑल्टरनेटिवली लिख लो आप, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आता है। ऑल्टरनेटिवली वी कैन फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। यहां पे मैंने क्या किया, सारे कॉस्ट को डायरेक्टली पर यूनिट ले लिया। तो ऑल्टरनेटिवली आप पहले टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट तो निकाल ही लोगे, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी। मटेरियल का पूरा टोटल कॉस्ट है ना, लेबर का पूरा टोटल कॉस्ट, फिर सारे खर्चों का टोटल कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। तो पहले आप टोटल कॉस्ट निकाल लो, फिर आप टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट निकाल लो। और फिर क्या है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट आपने जो निकाली ऊपर, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, तो इससे भी आपका सेम आंसर आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट का। ठीक है, तो आप चाहो तो आप रेफर कर सकते हो आईसीआई का आंसर, इसी क्वेश्चन का आप एक बार आईसीआई का आंसर चेक करना, तो आईसीआई ने यही काम किया है। तो अगर आपको वो ये तरीका जो मैंने यूज किया इसमें दिक्कत आती है, कंफ्यूजन आती है, तो आप ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हो, जो तरीका लगे वो यूज कर लेना। ऑल्टरनेटिवली ऑल्टरनेटिव है मतलब आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा।